तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन थे याओ लाओ के माइंड में एंटर करने लगते हैं। अब आगे, अब इसकी वजह से याओ चेन को यहाँ पर काफ़ी पेन भी होता है। इवन इन्हें कभी कभी लगता है कि मानो इनकी स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब ये चीज़ें देखकर मूगू काफ़ी खुश होता है और ये जैसे मू चेन पर अटैक करता है, पर जो बोन चिलिंग फ्लेम था वो अपने आप याओ चेन को प्रोटेक्ट करने लगता है। मूगू समझ चुका था कि अब ये ज़्यादा देर तक रुकेगा तो इसे कोई फायदा नहीं है। लालची तो था ये, पर जान से ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल ये यहाँ से निकलने लगता है। मूगू के जाने के बाद याओ चेन अपनी आंखें खोलते हैं। अब इनके बॉडी में जो भी पेन था स्पिरिट में, अब वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और याओ चेन का यही मानना था, क्योंकि इनका टैलेंट उतना खतरनाक है नहीं, तो डाउजोंग से डाउजून जाने के लिए ये सही मौका था। अब क्योंकि इनका जो स्पिरिट था वो भी अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था, तो इनके कल्टीवेशन रियल के लिए ये एक अच्छा फायदा था। याओ चेन को फिर भी लगता है ये जो फ्लेम मंत्र है ये इनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि फिलहाल इनका पावर लेवल डाउजोंग के पीक पर था। अब फ्लेम मंत्र एक ऐसी टेक्निक है जिसे आपको एकदम शुरुआत से कल्टीवेट करना पड़ता है, यानी कि अगर कोई बंदा डाउजेन लेवल में हो तो उसको ये टेक्निक दिया जा सकता है, और बेसिक लेवल पर इसे एक हुआंग क्लास का ही टेक्निक माना जा सकता है। पर याओ चेन इतना समझ चुके थे ये जो टेक्निक है हेवनली फ्लेम के थ्रू इवॉल्व होती रहेगी, और अगर याओ चेन इसे यूज करना चाहते हैं तो इन्हें अपना पूरा कल्टीवेशन छोड़ना पड़ेगा और शुरुआत से ट्राई करना पड़ेगा। और फिलहाल ये ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन भी बहुत सारे थे। हालांकि इसमें फायदा था, अगर याओ चेन यहाँ पर शुरुआत से अपने पावर लेवल को कल्टीवेट करते फ्लेमिंग मंत्रा के थ्रू, तो फ्यूचर में इन्हें कोई टक्कर नहीं दे पाता। पर एनिमीज का क्या करेंगे, तो फिलहाल ये इसे कल्टीवेट नहीं करने का डिसाइड करते। इस दौरान इनके स्पिरिट में वो जो ऑरा गई थी वो अपने आप बाहर आ जाती है और एक ग्रीन स्क्रॉल में बदल जाती है। याओ चेन हैरान थे, यार ये जो भी टेक्निक है खतरनाक है, मतलब इसको आप फॉग के रूप में यूज करके माइंड में भी एंटर करवा सकते हो, और ये अगर आप चाहो तो इसे स्क्रॉल में भी बदल सकते हो। यानी कि इसे जिसने भी छोड़ा है वो डाउडी में भी टॉप टायर का बंदा होगा। और आज तक हमें पता नहीं है कि फ्लेमिंग मंत्रा किसने बनाया था। टाओशे गॉड भी इसे यूज करते थे, पर उन्होंने भी इस टेक्निक को बनाया नहीं था। अब याओ चेन यहाँ से निकलने को डिसाइड करते हैं, पर ये जो ब्लैक पगोड़ा था, अब यहाँ पर से कुछ ब्लैक फॉग निकलती है और याओ चेन फील करते हैं कि मानो ये अपनी डाउकी को ही यूज नहीं कर पा रहे हूँ। पर फिलहाल ये यहाँ से चल के जाने का डिसाइड करते हैं। पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो मूगू इन्हें फिर से दिखता है, और सामने में मूगू और इसके 3-4 साथी खड़े थे। और याओ चेन क्योंकि फिलहाल ये थोड़ा इंजर्ड हो गए थे क्योंकि डाउकी को यूज नहीं कर पा रहे थे, तो ये सभी एक साथ याओ चेन पर अटैक कर देते हैं। मूगू हंसता है और कहता है कि इसे कैप्चर कर लो। पर अचानक से तभी स्पेस में ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगती है, और याओ चेन जो कि फिलहाल गिर चुके थे, यहाँ पर एक ब्लैक होल प्रकट होता है और इन्हें ये डिवोर कर जाता है। इधर इस मौके का फायदा उठाकर वो जो तीनों स्कॉर्पियन डेविल्स थे मूगू पर अटैक कर देते हैं। इधर शीन शिफ्ट होता है और याओ चेन फिलहाल एक स्ट्रेंज स्पेस में एंटर कर चुके थे, और यहाँ पर याओ चेन हैरान थे। इन्हें कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और बाकी चीजें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर जो इनकी इंजरी थी वो भी अब धीरे धीरे हील होने लगती है। और सामने में इन्हें एक ब्लैक कॉल्ड्रन दिखता है, जिसे देखकर ये खुद हैरान थे। और ये जो कॉल्ड्रन था, जैसा कि याओ चेन एक स्पेस में एंटर किए थे डेमोनिक कॉल्ड्रन, जिसके अंदर वो फ्लेमिंग मंत्रा था, ये सेम उसके जैसा ही था, बस इसका साइज छोटा था। अब ये ब्लैक कॉल्ड्रन स्पेस में ऐसा मानो नाच रहा हो और डायरेक्टली याओ चेन के हाथों पे आके गिरता है। इसका नाम था ब्लैक डेमन कॉल्ड्रन। फिलहाल ये कॉल्ड्रन काफी छोटा हो जाता है और याओ चेन के फोरहेड में ये एंटर कर जाता है, जैसे कि फ्लेमिंग मंत्रा पहले एंटर किया था। और यहाँ पर जो भी आइटम्स थे इस कॉल्ड्रन में समा करके याओ चेन के स्पेस में एंटर कर चुके थे। याओ चेन को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसू की रोऊं। एक बार फिर से यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे काम करता है और याओ चेन बाहर आ जाते हैं। सामने में इन्हें फेंग जियान दिखते हैं। याओ चेन समझ चुके थे कि जो ब्लैक कॉल्ड्रन था इन्हें अब इनका एक मास्टर मान चुका है, और ये ब्लैक कॉल्ड्रन मानो याओ चेन की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी इसे भी एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि फिलहाल ये एक निद्रा में जा चुका था और याओ चेन के ऑरा से ये खुद को रिकवर करने को देखता था। फेंग जियान भी यहाँ पर काफी खुश थे क्योंकि इन्हें कई सारे डाउ लेवल के टेक्निक्स वगैरह मिल गई थी। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वो जो ब्लैक कॉल्ड्रन था वो हल्का सा हिलता है। याओ चेन समझ जाते हैं, ये देखते हैं तो यहाँ पर जो तीनों स्कॉर्पियन डेविल्स थे इन पर अटैक कर चुके थे, पर याओ चेन एक ही पंच में इन तीनों को पीछे फेंक देते हैं। और फेंग जियान भी काफी गुस्से में थे और ये भी अपनी ऑरा रिलीज करके इनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। तीनों समझ चुके थे यहाँ पे रह के सही नहीं है, अब ये भागने का डिसाइड करते हैं, और भागने के मामले में इनका कोई सानी नहीं था। तीनों अपनी ऑरा को कंबाइन करते हैं और यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। याओ चेन फिलहाल हंस रहे थे और याओ चेन ने इन्हें जाते जाते भी इनका जो फॉर्मेशन था उसमें अपने बोन चिलिंग फ्लेम से अटैक कर देते हैं। तो हालांकि टेलीपोर्ट तो हो गए थे पर काफी इंजर्ड भी हो जाते हैं। याओ चेन यहाँ पर इस बात से हैरान थे कि ये तीनों बच कैसे गए मूगू के कंट्रोल से। अब इधर ब्लैक कॉल्ड्रन याओ चेन को इशारा करता है
कि यहाँ से जल्दी निकलो। और जैसे याओचेन यहाँ से आगे निकलने का डिसाइड करते हैं, ब्लैक कॉल्ड्रन फिर से एक स्पेशल चैनल बना देता है। फेंगजियान खुद चौंक जाते हैं क्योंकि सामने वाला जो स्पेस था वो सेंट्रल प्लेन वाला स्पेस था, जिसे खोलने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, पर ये ब्लैक कॉल्ड्रन ये सच में काफी अलग था। फिलहाल ये दोनों यहाँ से ट्रैवल कर जाते हैं। इन्हें बहुत सारी चीजें मिली थी और ये इनमें से कई चीजें फेंगजियान को भी दे देते हैं। अब इस दौरान यहाँ से लौटने के बाद याओचेन फिलहाल फॉलिंग स्टार पवेलियन के स्काई माउंटेन रेंज में 1 साल तक रुकते हैं और पूरे टाइम ये पेल्स वगैरह रिफाइन करते रहते हैं ताकि इनके फॉलन स्टार पवेलियन के लोगों का भी पावर लेवल बढ़ाया जा सके और कुछ कमाई की जा सके, जिससे ये लोग फॉलन स्टार पवेलियन को और ज़्यादा डेवलप कर पाए। अब इस 1 साल के बाद याओचेन फिर से दुनिया घूमने निकल जाते हैं। धीरे धीरे याओचेन का स्टेटस और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है। हालांकि दुश्मनी भी इनकी बढ़ते जाती है। कभी कभी तो इन्हें वहां से भागना भी पड़ा था और अभी तक याओचेन डाउजून लेवल पर पहुंच नहीं पाए थे। अब हालांकि याओचेन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि इन पर जिसने अटैक किया था उसे कई सारे लोग मिल के मार देते हैं। महीने महीने, साल 10 साल बीतते जाते हैं और इसी प्रकार से 20 साल और निकल चुके थे। फॉलिंग स्टार पवेलियन अब पहले से काफी पावरफुल हो चुका था और साथ साथ में विंड लाइटनिंग पवेलियन, येलो स्प्रिंग पवेलियन और 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे। याओचेन और फेंगजियान दोनों अब तक डाउजून लेवल पे पहुंच चुके थे और याओचेन को लोग अब याओ जुनजे कहते थे और वही फेंगजियान को फेंगजुनजे। याओचेन फिलहाल एक मैचलेस मास्टर अपने लेवल के हिसाब से बन चुके थे और फिलहाल पिल टावर से ज्यादा फेमस याओचेन की अल्केमी थी। लोग यहीं पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, पिल्स वगैरह खरीदने ज्यादा आते थे और इस दौरान अभी भी याओचेन दुनिया घूमते रहते हैं। होली पिल सिटी को छोड़े हुए इन्हें अब 30 साल बीत चुके थे और इनकी उम्र फिलहाल 50 साल के आसपास हो चुकी थी। इस दौरान जो डेमन वैली थी यानी फॉक्स क्लैन वाले, उनका कई सारे डाउ शेंग से फाइट हो जाता है और उनकी जो मेन प्रिंसेस थी यानी बड़ी वाली, उससे अपना लाइफ फोर्स सैक्रिफाइस करना पड़ता है ताकि वो जियो और बाकी लोग बच सकें और इसकी वजह से याओचेन का उनसे कांटेक्ट भी टूट जाता है। और वही जुआनी, ये हमेशा याओचेन से मिलती थी। हालांकि ये कभी इनसे फाइट करती थी, कभी साथ में खुश रहती थी और बीच बीच में ये दोनों एक दूसरे का हेल्प भी करते थे, पर रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। और याओचेन फिलहाल सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ के नॉर्मल जो लैंड्स थे उधर की तरफ निकल जाते हैं बिना किसी वर्म होल के, यानी कि पैदल चलते हुए। सेंट्रल प्लेन के बाहर में एक जगह था जो कि काफी अनसिविलाइज्ड था। यहाँ पे याओचेन पहुंच चुके थे और इस जगह को ब्लैक कॉर्नर रीजन भी कहा जाता था। 3 साल हो चुके थे याओचेन को सेंट्रल प्लेन छोड़े हुए भी और यहाँ पर एक जगह देखते हैं जहाँ पर आग लगी हुई थी। याओचेन देखकर काफी दुखी होते हैं, पर यहाँ से जैसे ही निकलने वाले थे इन एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और याओचेन फिलहाल इसे गोद ले लेते हैं। बच्चा दिखने में काफी इंटेलिजेंट था और शुरुआत से ही ये इनको काफी प्रभावित करता है पढ़ाई लिखाई के मामले में। और इस बच्चे के पास भी डुअल टेक्निक था, यानी फायरवुड एट्रीब्यूट दोनों मौजूद थे। तो याओचेन को लगता है कि ये एक एल्केमिस्ट बन सकता है और क्योंकि ये बंदा हान फैमिली का था, हालांकि इनका घर जलाया जा चुका था, तो इसलिए याओचेन इसको हान फेंग बोलते हैं। याओचेन फिलहाल इसे काफी अच्छे से पालते हैं, यानी कि शुरुआत में कोई मेथड्स वगैरह नहीं सिखाते, बस इसकी डाउकी को नरिश करते हैं ताकि इसके पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। और हान फेंग भी इनके साथ काफी खेलता था और खुश रहता था। सीखने की इसकी भी चाह काफी ज्यादा थी। याओचेन हमेशा इसको समझाते थे कि धीरे धीरे ही स्टेप करके आगे बढ़ा जाता है, हम जल्दी करके कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और याओचेन इससे काफी खुश रहते थे कि तुम वर्दी हो मेरे डिसाइपल कहलाने के। अब इनका एक मास्टर और डिसाइपल का रिलेशन समय के साथ बढ़ते जाता है और हानफेंग को लेकर फिलहाल ये दुनिया घूमते रहते हैं। समय बीतते जाता है, 10 साल और निकल चुके थे और अपनी चीजों को भूलकर अब ये हानफेंग पर फोकस करने लगे थे। हानफेंग को अब ये ग्रोथ करते हुए देख रहे थे और इसे एक परफेक्ट डिसाइपल, एक मैचलेस वॉरियर बनाना चाहते थे। याओचेन फिलहाल अब इनकी जो भी दुश्मनी थी याओ क्लैन से, वो सभी भूल चुके थे। बीच बीच में याओचेन कुछ पिल्स रिफाइन करते थे और फॉलिंग स्टार पवेलियन इसे ये डिलीवर करा देते थे। और समय के साथ अब हानफेंग भी 4 टाइल के मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने लगा था। एक दिन की बात है, हानफेंग यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी इसे एक आवाज आती है कि ऐसे रिफाइन करना ये सही नहीं है। हानफेंग चौंक जाते हैं, तुरंत ही तलवार निकाल के कहते हैं कि कौन है। अब आवाज आती है कि अप्रेंटिस नेफ्यू, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें कुछ बताने आया था। तुम काफी अच्छा कर रहे हो, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर तुम्हें अभी भी इंप्रूव करना चाहिए। अब ये बंदा जो भी बताता है वो सही बता रहा था। हानफेंग ये तो समझते हैं क्योंकि इनके मास्टर याओचेन ने बेसिक्स तो इन्हें सिखाई दिया था, पर तभी हानफेंग को समझ में आता है कि आपने मुझे अप्रेंटिस नेफ्यू क्यों कहा। अब ये बताते हैं कि तुम एक तरह से मुझे अंकल मास्टर भी कह सकते हो। अब ये सुन करके हानफेंग कहते हैं कि एक्चुअली मैं और याओचेन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अब हानफेंग को भी याद आता है कि इनके मास्टर ने बताया था
कि अपने टीचर के यानी कि याओ चेन एकमात्र डिसाइपल थे, तो आप कैसे उनके साथी हो सकते हो। अब हानफेंग यहाँ पर स्टोरी बनाता है। ये 20 साल पहले की बात है और याओ चेन मुझसे काफी नाराज हो गया था। फ्लेमिंग मंत्रा उसे मिला था और उसके वजह से उसने हमारे बीच का जो रिलेशन था उसे भी तोड़ दिया। अब हानफेंग भी पूछते हैं कि फ्लेमिंग मंत्रा ये क्या चीज है। अब ये जो बंदा था, क्योंकि ये मूगू था, तो ये पूरी बात इसे बताता है और हानफेंग को याओ चेन के खिलाफ ही यूज करने को सोचता है। और इस दौरान मूगू कहता है, क्या बात है, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें फ्लेमिंग मंत्रा के बारे में नहीं बताया, इससे तुम एक मैथलेस मास्टर बन सकते हो। और हानफेंग शुरुआत से ही नंबर 1 बनना चाहता था। अब इसे ऐसा लगने लगता है शायद इसके मास्टर याओ चेन इससे कुछ चीजें छिपाते हैं और अब ये फ्लेमिंग मंत्रा को पाने के बारे में सोचने लगा था। और मूगू कहता है, मैं समझ चुका हूँ, वो याओ चेन वो काफी सेल्फिश इंसान है। फ्लेमिंग मंत्रा की वजह से ही उसने मेरे से भी झगड़ा किया था और अभी वो तुम एक डिसाइपल हो पर तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब हानफेंग के अंदर ये बंदा हल्का सा जेलसी फील करने लगा था याओ चेन के लिए। और हानफेंग को ऐसा भी लगता है कि अगर ये सही से मेहनत करे तो अपने मास्टर को 20 साल में सरपास कर सकता है। और ये मूगू कहता है कि अगर तुम फ्लेमिंग मंत्रा कल्टीवेट करोगे तो पक्का। अब हानफेंग फिर से सोचते हैं, यानी ये फ्लेमिंग मंत्रा कहीं ज्यादा पावरफुल है क्या। और हानफेंग कहते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि लगता है तुम्हें फ्लेमिंग मंत्रा चाहिए, इसलिए तुम मुझे ट्रिक कर रहे हो। मूगू भी हंसता है और कहते हैं, वैसे तो फ्लेमिंग मंत्रा मुझे चाहिए था, पर फिलहाल क्योंकि मैं एक 8 टायर का अल्केमिस्ट हूँ तुम्हारे मास्टर के जैसा, तो अब मैं अपनी ट्रेनिंग बेसिक से शुरुआत नहीं कर सकता और मेरे हिसाब से तुम वो बंदे हो जो कि फ्लेमिंग मंत्रा को डिजर्व करते हो। हानफेंग इससे फिर से पूछते हैं कि आप हैं कौन। ये फिर से बोलता है, तुम्हारा अंकल मास्टर, और अपना नाम इस बार बता देता है, मूगू। और कहता है, वैसे मैं भी सेंट्रल प्लेन्स में काफी फेमस हूँ और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद सर्च करके देखना, 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर से मिलूंगा। अब हानफेंग जहाँ पे रहते थे याओ चेन के साथ, यहाँ पर पूरा रूम तलाशते हैं। इन्हें बहुत सारे स्क्रॉल्स तो मिलते हैं पर फ्लेमिंग मंत्रा उनमें से कोई नहीं था। याओ चेन इस दौरान वापस आते हैं और हानफेंग को देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो इमोशनल चेंज था याओ चेन उसे फील कर सकते थे अपनी स्पिरिचुअल ऑरा के कारण। अब हानफेंग सोचते हैं पता है कि नहीं पता है, पर हानफेंग फिलहाल कुछ बताता नहीं है। बस ये अपने मन में सोच रहा था कि फ्लेमिंग मंत्रा यहाँ पे है नहीं, यानी कि इसके मास्टर इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बचपन से ही हानफेंग थोड़ा रेबेलियस था और अंदर से थोड़ा एरोगेंट भी, क्योंकि इसका टैलेंट जीनियस के आसपास कह सकते हो आप। अब इसे क्या पता याओ चेन ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया था। जैसे कि जुआन ही, उसने कई बार याओ चेन को प्रपोज किया था, बात की बात है, पर हानफेंग की वजह से इन्होंने उसे मना कर दिया। इवन फ्लावर सेक्ट की एक सुंदरी थी, उसे भी याओ चेन ने मना कर दिया था, क्योंकि फिलहाल ये हानफेंग पर फोकस कर चुके थे। क्योंकि याओ चेन के हिसाब से ये जो इनका डिसाइपल था एक परफेक्ट डिसाइपल था। हालांकि हानफेंग ये चीजें जानता था, पर होता वही है ना, जब इंसान को लालच आती है तो हर एक चीज वो भूल जाता है और वो प्यार वगैरह घृणा में धीरे धीरे बदलने लगता है। अब ये सोचता है फिर भी कहीं अगर मैं अपने मास्टर से कहूँ तो मे भी वो मुझे फ्लेमिंग मंत्रा सिखा दें। दिमाग में इसके कई सारे ख्याल और इसके धागे से बनने लगते हैं। इधर याओ चेन भी इसे देख रहे थे और कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो प्रोग्रेस है सही चल रहा है। हालांकि कुछ चीजें हैं जो कि मैंने अभी तुम्हें सिखाई नहीं है, जब तुम फ्यूचर में जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब हानफेंग को समझ में आने लगता है कि सच में मास्टर्स कुछ चीजें इससे छिपा रहे हैं, अपना पूरा इनहेरिटेंस इसे नहीं दे रहे हैं। इसके अंदर अब एविल थॉट्स भी आने लगे थे, पर फिलहाल ये उन्हें सप्रेस करता है। याओ चेन नॉर्मली हानफेंग के साथ उतना ध्यान नहीं देते थे, यानी कि इनका अपना एक बच्चे की तरह है, तो ये गलत कर रहा होगा ऐसा इन्हें कभी लगता नहीं है। 1 महीना बीत जाता है और याओ चेन फिलहाल पिल वगैरह रिफाइन कर रहे थे। और क्योंकि फिलहाल याओ चेन एक 7 टायर का पिल रिफाइन कर रहे थे, रात का समय था, हानफेंग जगता है। ये जानता था कि फिलहाल याओ चेन इस पर ध्यान नहीं देंगे और फिलहाल ये जहाँ पर रहते थे वहां से 5 किलोमीटर दूर जाता है। और फिलहाल ये यहाँ का जो एरिया था और यहाँ की जो लड़कियां थी उनसे ये कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि याओ चेन जानते हैं, पर इन्हें लगता है कि ये जवानी का उम्र है, लड़का थोड़ा बहुत भटकता ही है। अब मूगू ने 1 महीने बाद जहाँ पर इससे मिलने को कहा था, फिलहाल ये वहीं पे पहुंच जाता है। और मूगू के बारे में भी अब इसने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लिए थे कि सच में मूगू इसका एक तरह से अंकल मास्टर ही है। मूगू भी यहाँ पर जब हानफेंग को देखता है तो काफी एक्साइटेड था कि अब शायद मैं याओ चेन से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि जो लाइट शैडो रियल्म था वहां पर याओ चेन ने तो इसे इंजर्ड किया ही था और साथ में तीनों डेविल जो घोस्ट थे उसने भी इसको ठीक ठाक इंजर्ड कर दिया था और लंबा समय लगा था इसे खुद को रिकवर करने में। और याओ चेन इतने पावरफुल थे कि फिलहाल तो ये उनसे हेड ऑन फाइट कभी कर ही नहीं सकता था, तो यही रास्ता सबसे अच्छा था। अब फिर से मूगू थोड़ा ज्ञान देता है कि वैसे तुम्हारे मास्टर और मेरे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोगों को इतना पता है और शायद तुम्हें भी ये पता चल गया होगा कि मुझे मेरी मास्टर ने भगा दिया था और तुम कारण जानना चाहोगे। ये सुनकर के हानफेंग कुछ बोलता नहीं है, पर मूगू खुद ही बताते हैं कि मैं कुछ मेडिसिन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके वजह से
मुझे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसे टैबू माना जाता है। और इसकी मास्टर कौन थी? हान शानशान। और ये जो हानफेंग भी था, ये भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता था, जो कि थोड़ा डार्क एल्केमी भी हम कह सकते हैं। और ये कहता है कि मैं और तुम एक जैसे ही हैं। तुम्हारे जैसा फाइन डिसाइपल याओचेन का डिसाइपल कैसे बन गया? और अगर तुम मेरे अंडर में रहोगे तो याओचेन से भी खतरनाक मैं तुम्हें एल्केमिस्ट बना सकता हूँ। हानफेंग भी बात मान जाता है और इनको 3 बार प्रणाम करता है कि मैं आपको मास्टर स्वीकार करता हूँ। अब मुगु और हानफेंग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, पर याओचेन को कुछ पता नहीं चलता है। रात के टाइम हानफेंग जाता था और उनसे मिलता था। अब याओचेन को लगता था मे भी शायद जवानी है तो इतना ध्यान फिर से नहीं देते हैं। हालांकि इस दौरान याओचेन कुछ फील करते हैं कि हानफेंग का जो प्रोग्रेस है वो पहले से काफी तेज हो चुका है। इसे थोड़ा सप्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इतना स्मूथली कोई जाता है तो एक समय आने के बाद उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। और इस चीज को याओचेन ने फील किया था जब ये डाउजुन लेवल पे पहुंचे थे, क्योंकि ये मेडिसिनल बात का काफी यूज करते थे। तो डाउजुन में जाने के बाद इनका स्ट्रेंथ अब काफी स्लोली बढ़ता था। और फिलहाल इनका गोल ये था कि हानफेंग को अच्छे से ग्रो कराऊंगा ताकि वो धीरे धीरे डाउशेंग में काफी जल्दी बाद में पहुंचे। अब इस दौरान एक रात की बात है और मुगु हानफेंग से कहता है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मास्टर इतने पावरफुल क्यों हैं? हानफेंग कहता है, हाँ, द बोन चिलिंग फ्लेम। इससे भी मालूम था कि हेवनली फ्लेम के कुछ फायदे होते हैं। हानफेंग भी कहते हैं, मुगु भी कहते हैं नॉट बैड। और मुगु कहता है, बात और है, उनका तुमने मेडिसिनल कॉल्ड्रन देखा है? वो भी काफी खतरनाक है। अब मुगु इसको धीरे धीरे तैयार करने लगा था। मुगु का इरादा फिलहाल उस ब्लैक कॉल्ड्रन पे था और इशारों में कह देता है कि फ्लेमिंग मंत्रा तुम्हें मिल जाएगा। फिलहाल हानफेंग इनसे भी सीखते रहता है और याओचेन से भी। याओचेन इसे समझाते थे, पर अब फिलहाल ये उनकी बातों को इग्नोर कर देता था। और याओचेन एक दिन इनसे पूछते भी हैं कि फेंगेर, क्या कुछ तुम सीक्रेट टेक्निक्स भी सीख रहे हो? हानफेंग चौंक जाता है और कहता है, मास्टर आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। अब याओचेन को भी लगता है शायद मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा हूँ। समय बीतते जाता है। 3 साल और निकल चुके थे। याओचेन भी हार्डर ट्रेन करते हैं। ये डाउजुन के पीक पर तो थे, पर डाउशेंग ये अभी भी नहीं पहुंच पा रहे थे। और इस दौरान हानफेंग का भी स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ता है। ये फिलहाल डाउवोंग के आसपास पहुंच चुका था और समय के साथ हानफेंग याओचेन को काफी ज्यादा घृणा करने लगा था। और इसे लगता है, क्योंकि याओचेन इसे बार बार समझाते थे कि स्ट्रेंथ इतना जल्दी नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसे लगता था कि आदमी मुझसे नफरत करता है कि कहीं मैं इसे सरपास न कर जाऊं। और इसे मुगु अच्छा लगने लगा था। लेकिन यहाँ पर याओचेन के सामने अभी भी एक अच्छा डिसाइपल बन के रहता है। और एक दिन की बात है, ये याओचेन से कहता है कि मास्टर, क्या मैं फ्लेमिंग मंत्रा को देख सकता हूँ फिलहाल के लेवल के हिसाब से? याओचेन हंसते हैं और बताते हैं कि फ्लेमिंग मंत्रा तुम्हारे लिए सही नहीं है, बस तुम अपने मास्टर के जजमेंट को समझो। फिर ये बताते हैं सीधा सीधा कि अल्केमिस्ट के लिए बेसिकली ये सूटेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए और बहुत डेंजर है। क्योंकि याओचेन का ऐसा मानना था कि फ्लेमिंग मंत्रा को इवॉल्व करने के लिए हेवनली फ्लेम चाहिए। और याओचेन इतने सालों से ट्रैवल कर रहे थे, पर इन्हें बस 2 या 3 ही हेवनली फ्लेम्स देखे थे। यानी कि शायद जिसका नसीब होगा वही में भी इतने सारे फ्लेम से मिल भी पाएगा। और इनके हिसाब से हानफेंग जल्दी ही अगर अच्छे से चलता रहा तो ये डाउजुन और फ्यूचर में डाउशेंग लेवल पे भी जा सकता है। हानफेंग को गुस्सा तो आता है, पर फिलहाल ये कुछ बोलता नहीं है। और इसे लगता है कि मुगु सही कहते हैं, ये सच में आदमी काफी घिनौना है। अभी उसी पेड़ के पास जाता था और कुछ टेक्निक्स यूज करके मुगु को बुलाता था। मुगु यहाँ पर देखता है और मन ही मन सोच रहा था कि याओचेन, तुम कितने बदनसीब हो। एक जनरेशन के तुम हीरो हो, पर तुम्हारा डिसाइपल अब तुम्हें धोखा देने को सोच रहा है। और ये कारनामा तुम्हारे वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मेरा फ्लेमिंग मंत्रा चुरा लिया। इधर मुगु एक रात को याओचेन पर अटैक करने के लिए पड़ता है। याओचेन भी इसे सेंस करते और ये हैरान थे कि मुगु यहाँ पर अकेले आया है, क्योंकि कुछ भी हो जाए फेंगजियान जो थे हमेशा याओचेन के आसपास कुछ लोगों को रखते थे ताकि उन्हें पता चल सके। हालांकि याओचेन काफी पावरफुल है, पर फेंगजियान क्योंकि एक भाई है तो उनका दिल नहीं मानता था। अब यहाँ पे मुगु कहता है, याओचेन देखो, मैं तुमसे दुश्मनी करने नहीं आया हूँ। इतने साल बीत गए, तुमने खुद को भी फ्लेमिंग मंत्रा में ट्रेन नहीं किया, तो क्यों ना तुम मुझे दे दो। अब इधर याओचेन पीछे हानफेंग को रखे हुए थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि क्या पता मुगु इस दौरान हानफेंग को मार दे। हानफेंग इस दौरान क्योंकि पीछे था तो इसके एक्सप्रेशंस कई बार बदलते हैं। इसके हाथ में फिलहाल एक तलवार था और फिलहाल इसके पसीने भी छूट रहे थे। याओचेन फिलहाल हानफेंग की तरफ देखते हैं और इसे कहते हैं, टेंशन मत लो। याओचेन को लगता है शायद हानफेंग मुगु की वजह से डर गया होगा। हानफेंग हाँ में सर हिलाता है। अब इसकी जो हंसी थी एक अगली चेहरे में बदल जाती है। अब हानफेंग सोचता भी है कि जो ओल्ड मैन के पास टेक्निक्स थी वो तो लगभग मैं सीख ही चुका हूँ और फ्यूचर में मैं इन दोनों से स्ट्रांग बनूंगा। मुगु फिलहाल हानफेंग के इंटेंशन को देख रहा था और जब ये देखता है कि हानफेंग के अंदर एक किलिंग इंटेंट जाग चुका है, तभी ये याओचेन पर अटैक करने लगता है। अब 2 बैटल्स दोनों डाउजुन लेवल पे थे, ये शुरू हो चुका था। हालांकि याओचेन की ओर मुगु से कहीं ज्यादा थी।
मुगु इस दौरान हान फेंग की तरफ देखता है कि यही सही समय है, पर इस दौरान हान फेंग जो था वो हंसता है। वो याओ चेन की तरफ नहीं बढ़ता है, बल्कि तलवार को लेकर मुगु पे अटैक कर देता है। मुगु भी चौंक जाता है। अब याओ चेन को भी नहीं लगा था कि हान फेंग अचानक से मुगु पर अटैक कर देगा। बदले में मुगु ने भी हान फेंग पर एक अटैक कर दिया था। अब याओ चेन इसे ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने डाउ फ्लेम से यानी कि बोन चिलिंग फ्लेम से इसे पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं। मुगु इसका चेहरा उतर चुका था और ये कहता है कि याओ चेन और तुम हान फेंग, तुम दोनों काफी विशियस हो, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम के कारण एक बार फिर से मुगु इंजर्ड हो जाता है और फिलहाल इसका स्ट्रेंथ सप्रेस होकर के डाउनिंग लेवल पे पहुंच गया था और इसे कम से कम रिकवर करने में 1 साल तो जाएगा। मुगु को लगता है शायद मैंने गलती कर दिया, ये हान फेंग ये याओ चेन से भी बड़ा धुर्स है। पर तभी इसी दौरान जो हान फेंग था, अभी याओ चेन मुगु से बात ही कर रहे थे, तभी वो तलवार याओ चेन में भोंक देता है। याओ चेन पलट के देखते हैं और कहते हैं क्यों तुम। अब याओ चेन को समझ में आता है कि मुगु बार बार क्यों हान फेंग की तरफ देख रहा था। अब हान फेंग देखता है और इनसे कहता है कि फ्लेमिंग मंत्रा वो मुझे दे दीजिए, वैसे भी आप यूज नहीं करते हो। हान फेंग यहाँ पर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और याओ चेन के कपड़ों को तलाश करता है, क्योंकि इसके हिसाब से याओ चेन जो फ्लेमिंग मंत्रा है उसे काफी करीब रखते हैं। याओ चेन को भी लगता है शायद मैंने एक लोमड़ी पाल लिया था, परफेक्ट डिसाइपल। ये काफी दर्द में थे। अब याओ चेन को भी गुस्सा आता है और ये पूरे फ्लेमिंग मंत्रा और अपने बॉडी को बोन चिलिंग फ्लेम से घेर लेते हैं। मुगु तभी कहता है कि हान फेंग फ्लेमिंग मंत्रा बोन चिलिंग फ्लेम से भी नहीं चलेगा, इसे मार दो और तुम्हें दोनों मिल जाएगा। हान फेंग यहाँ पर तलवार से याओ चेन के सर को उतार देता है। माहौल पूरा शांत हो चुका था और ये काफी तेजी से फ्लेमिंग मंत्रा को ढूंढने लगता है। हालांकि इसे जो पार्ट मिलता है वो फ्लेमिंग मंत्रा का आधा ही पार्ट मिलता है, लोअर पार्ट। और ये फिर याओ चेन को गाली देता है कि ओल्ड मैन पूरा पार्ट कहाँ पे है, और फिलहाल ये अपने फ्लेम से याओ चेन को पूरा जला देता है। अब याओ चेन के पास जो कुछ अंगूठियां थी वो नहीं जलती हैं, खास करके फेंग जुनजे ने जो इन्हें एक रिंग दिया था। अब इसके अंदर भी जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे ये हान फेंग लेता नहीं, क्योंकि इसे ये क्या करेगा, तो अंगूठियां ये फेंक देता है और जो भी इसके काम की चीज थी उन्हें ये निकाल लेता है। और उसके बाद ये मुगु की तरफ देखता है कि अब आपकी बारी है। मुगु भी कहता है अरे मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, पर हान फेंग कहता है कि मास्टर याओ लाओ ये फॉलिंग स्टार पवेलियन के चीफ हैं, तो इनके जो भाई हैं फेंग जुनजे वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, अगर यहाँ पे आप भी इंजर्ड नहीं होगे तो तभी मैं बच सकता हूँ। मुगु को समझ में आता है कि ये बंदा सच में एक लोमड़ी है। मुगु यहाँ पर एक टेक्निक यूज करते हैं और अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके कैसे भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में यहाँ से भाग पाते हैं। इस दौरान वैली में क्योंकि धमाका होता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। हालांकि इन्हें याओ चेन की लाश कहीं पे मिलती नहीं है और हान फेंग यहाँ पे एक स्टोरी बना के तो सुनाई देता है। अब इस दौरान जो याओ चेन का स्पिरिचुअल फॉर्म था वो बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मर्ज होके और साथ में वो ब्लैक कॉल्ड्रन, वो जो ब्लैक रिंग था उसके स्पेस में एंटर कर जाते हैं। 15 दिन बीत चुके थे। जितने भी लोग आते हैं याओ चेन का कुछ पता नहीं चलता है और फेंग जुनजे इतने गुस्से में थे कि पूरे एरिया को तलाश कर रहे थे। जैसे कि पहले हुआ था हान शानशान अचानक से गायब हो गई थी, वैसे ही आज याओ चेन ये भी गायब हो चुके हैं। अब एक दिन की बात है, एक नई नवेली कन्या जिसकी की शादी हुई थी वो इस माउंटेन पर आती है। पास्ट में ये हान फेंग से मिला करती थी और ये दोनों लवर्स थे। ये बहुत पुरानी बात है, पर फिलहाल इसकी किसी और से शादी हो चुकी थी और इसके बगल में इसकी एक छोटी बच्ची थी और इसकी माँ ने यानी इस बच्ची को छोटी को स्टोरियां सुनाई थी याओ जुनजे के बारे में। और ये बच्ची पूछती है तो याओ जुनजे इधर ही आसपास रहते थे। ये वुमेन भी हंसती है और कहती है हाँ, ये वुमेन भी हंस रही थी कि मैं भी क्या पागल थी, प्यार में पड़ती थी। और इन्हें हान फेंग का थोड़ा याद आता है, पर एक चेहरे पर स्माइल था, वो प्यार वाला नहीं कि क्या बकवास के दिन थे वो। इस दौरान इस छोटी बच्ची को एक अंगूठी मिलता है और कहती मॉम ये काफी अच्छा दिख रहा है, क्या मैं इसे रख लूं? ये किसी अच्छे मटेरियल्स का होगा, ऐसा इसकी माँ भी कहती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रस्ट वगैरह नहीं लगा था। अब ये लड़की अंगूठी पहना करती थी। समय बीतता है, महीने बीतते हैं और अंगूठियां लोगों को बदलती रहती हैं, यानी अंगूठी किसी न किसी को दे दिया जाता था। अब इन लोगों की ऑरा से धीरे धीरे ये जो स्पिरिचुअल रिंग में सोई हुई सोल थी वो जागने लगती है, लेकिन फिर भी ये बाहर नहीं निकल सकती थी। अब एक दिन की बात है, रिंग इतनी ऑरा एब्जॉर्ब कर चुकी थी कि फाइनली ये फिगर इस दुनिया में बाहर निकलते हैं और अपनी आंखों से सामने में एक बच्चे को देखते हैं। हालांकि जब ये हल्का सा नींद से जागे थे तभी से इस बच्चे को देख रहे थे। इसका नाम था जायोयान और इस बच्चे को ये लंबे समय से देख रहे थे। ये सोचते हैं शायद मैं इसे अल्केमी सिखा सकता हूँ और मे बी अगर ये मुझे सपोर्ट करे तो मैं फिर से जन्म ले सकता हूँ, यानी कि अपनी फिजिकल बॉडी को बना सकता हूँ। उम्मीद है कि इस बार मेरी आंखें धोखा नहीं देंगी। अब इन्हें क्या पता था कि अब ये जिसको सिखाने वाले हैं ये इस दुनिया का जाके फ्यूचर में एक लेजेंड बनेगा। यहाँ पे तो मैं भी इमोशनल हो गया और अल्केमी में इनके नाम को और ऊपर बढ़ाएगा। कहा भी जाता है कि लेजेंड्स एक्सीडेंट से ही जन्म लेते हैं और शायद जायोयान के लिए वो एक्सीडेंट
मास्टर याओचेन थे। तो लेजेंड्स ऑफ याओलाओ की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आगे की मैं थोड़ी स्टोरी आपको बता देता हूँ जो कि द ग्रेट रूलर में है। तो इसके बाद आपको पता ही है कि याओचेन फ्यूचर में रिवाइव हो जाएंगे और इनका पावर लेवल भी डाओशेंग लेवल में पहुंच जाता है। हालांकि बाद में जब जाओयान द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाता है और ओरिजिन की जब यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है डाओ की वर्ल्ड में, तो याओचेन का भी पावर लेवल डाओडी लेवल पे पहुंच जाता है। और क्योंकि द ग्रेट रूलर का पावर लेवल अलग है, तो द ग्रेट रूलर के भी पावर लेवल के हिसाब से याओचेन फ्यूचर में गॉड ग्रेट के लेट फेज के हेवनली सॉवरेन बन जाते हैं। तो स्टोरी यहीं पे खत्म करते हैं और याओचेन की स्टोरी ये यहाँ पे खत्म होती है।